हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए हम शुरू करते हैं नवीन सर द्वारा चलाई गई नेक्स्ट सीरीज़ के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के हैंड रिटन नोट्स का फास्ट रिवीजन। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि गुरोही शिव को, जो गुरोही एक लोक नृत्य है वो किसको समर्पित है? तो वो शिव को समर्पित है। वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है हिमाचल प्रदेश का। किस राज्य का है? हमारा हिमाचल प्रदेश का। ऐसे ही कुछ अन्य लोक नृत्य हैं जो हमें याद रखने हैं, जैसे डांगी, पांगी, नाटी, राक्षस और कायांग, बुढ़ा, बिडसू और घुघटी। ये भी लोक नृत्य किससे संबंध रखते हैं? वो रखते हैं हिमाचल प्रदेश के ही लोक नृत्य हैं। ऐसे ही कुछ अन्य राज्य हैं, जैसे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं बित्रा, मरसिया और बाउल। बित्रा, वृत्ता और मरसिया और बाउल। ऐसे ही कर्नाटक के हैं सुग्गी, यक्षगान। झारखंड के हैं फगुआ और जीका दसाई। जो जीका दसाई है, जो हमारा CGL 2023 में प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि बाजूपुर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? तो बाजूपुर एक स्टाइल है, वो किस नृत्य शैली से संबंध है? किसकी है? तो भरतनाट्यम की है। बता देंगे किसकी? भरतनाट्यम की। ऐसे ही पंडानल्लूर और मेलाटूर शैली, यानी कि जो एक स्टाइल होती हैं, ये किसकी हैं? भरतनाट्यम की हैं। और हम अगर ये नाम हमें याद नहीं रहते हैं तो हम ऐसे याद रख लेंगे, या इसमें बाजूपुर में बूर, लूर, टूर। तो ये शैली किसकी हैं? भरतनाट्यम की हैं। ये एक ट्रिक है, याद रखना है। तो जो हमारा भरतनाट्यम है, इसकी शुरुआत किस स्टेप से होती है? अगर ये पूछा जाए तो इसकी शुरुआत होती है आला रिपु स्टेप से। एक स्टेप होती है जिससे हम शुरू करते हैं, और इसका अंत थिल्लाना स्टेप पे होता है। किस पे? थिल्लाना स्टेप पे। ऐसे ही जो कटका हस्त मुद्रा है, जो भरतनाट्यम की ही एक मुद्रा है, इसमें क्या ये ओम का प्रतीक होता है। जो हम 3 उंगलियों से ओम का साइन बनाते हैं नृत्य करते समय, वो भरतनाट्यम से संबंध रखता है। ऐसे ही इसमें जो भरतनाट्यम में वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं, वो कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं? उसमें मृदंगम, बीड़ा और बांसुरी, इसमें ये वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं। ऐसे ही कुछ प्रमुख कलाकार हैं जो भरतनाट्यम के हमें याद रखने हैं। रुक्मणी देवी, लीला सैमसन, बैजंती माला, गायत्री गोविंद और कुमारी कमला। ये लीला देवी, सैमसन, बैजंती माला और रुक्मणी देवी, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे। किससे संबंध रखते हैं? भरतनाट्यम से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो जो हमारे गुलजार हैं, गुलजार जो उर्दू के कवि हैं और एक गीतकार भी हैं, उनको हमारे जो ग्रैमी और ऑस्कर दोनों अवार्ड इनको मिल चुके हैं। और इनका जो नाम है, उनका नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। इनका वास्तविक नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। 2023 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार राम भद्राचार्य जी के साथ इनको मिला था। किनको मिला था? गुलजार को, 2023 में। नेक्स्ट है जो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो कितनी भाषाओं के लिए मिलता है? तो जो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 22 भाषाओं के लिए मिलता है। कितनी भाषाओं के लिए? 22 भाषाओं के लिए। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये कब स्थापित हुआ? बात आए तो 1961 में स्थापित हुआ। पहली बार ये किसको कब दिया गया? तो 1965 में ये दिया गया। और पहली बार किसको मिला? तो वो मिला जी शंकर कुरूप को। किसको? जी शंकर कुरूप को। और पहली बार हिंदी भाषा के लिए किसको मिला? वो मिला सुभद्रानंद पंत को। इनकी एक चिदम्बरा कविता आई, उसके लिए इनको मिला था। नेक्स्ट है पहला हिंदी भाषा के लिए महिला को किसको मिला? वो मिला हमारी महादेवी वर्मा, हियामा के लिए मिला था। और पहला अंग्रेजी भाषा के लिए किसको मिला? वो मिला अमिताभ घोष को। किसको मिला? अमिताभ घोष को। किसके लिए? द शैडो लाइन के लिए। ऐसे ही कुचिपुड़ी नृत्य शैली में से संबंध है। किसका? कुचिपुड़ी नृत्य शैली से कौन संबंध रखते हैं? बैजंती काशी और वेम्पति चिन्ना सत्यम, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। मैंने कुचिपुड़ी के लिए रेड्डी कोड वर्ड बताया था आपको पहली क्लास में, ये आपको याद रखने हैं। तो ये कुछ कलाकार हैं, जैसे बैजंती काशी, वेम्पति चिन्ना सत्यम, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। ये किससे संबंध रखते हैं? कुचिपुड़ी नृत्य शैली से। नेक्स्ट है कादरी गोपाल नाथ का संबंध किससे है? तो उनका संबंध है सैक्सोफोन, एक वाद्य यंत्र होता है, उससे इनका संबंध है। और मनोहरी सिंह, अल्लाह रहमान, अदनान सामी और जॉर्ज ब्रुक्स, इनका भी संबंध सैक्सोफोन वाद्य यंत्र से है। अब बात आती है सितार। तो सितार से संबंध रखते हैं बिंदु पाठक और मुश्ताक अली खान। ऐसे ही तबला से तन्मय घोष और विक्रम घोष। घोष और घोष याद रखने हैं। तो किससे संबंध रखते हैं? वो रखते हैं तबला से। नेक्स्ट है बांसुरी से। तो बांसुरी के हैं राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी। ये बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। नागालैंड महोत्सव, ये नागालैंड महोत्सव का एक महोत्सव है। जैसे नागालैंड के जो कुछ प्रमुख महोत्सव हैं,
जैसे हॉर्नबिल, म्यासू, सैक्रेनई और आओलेंग और यमसे। ये किसके? नागालैंड के महोत्सव हैं। तो हॉर्नबिल महोत्सव है जो, उसको हम त्योहारों का त्यौहार कहते हैं और ये पहली बार 2000 में मनाया गया था, सन 2000 में मनाया गया था। और इसको हम 10 दिन तक मनाते हैं, किसको? हॉर्नबिल महोत्सव को। 1 तारीख से लेके 10 दिसंबर तक हम इसको मनाते हैं, 1 तारीख से लेके 10 दिसंबर तक। ऐसे ही धनेश पक्षी के नाम से व्युत्पत्ति हुई है किसकी? हॉर्नबिल महोत्सव की। नेक्स्ट है जो म्याओ महोत्सव है, म्याओ, वो किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? वो आओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और सैक्रेनई अंगामी द्वारा और आओलेंग कोन्याक जनजाति द्वारा। कोन्याक किस राज्य की जनजाति है? तो वो है नागालैंड की। किस राज्य की है? नागालैंड की। ठीक है जी। नेक्स्ट है जो हमारे कुल शास्त्रीय नृत्य है उनमें कितनी भाषाएं हैं? कुल शास्त्रीय भाषाएं हैं जो, वो हैं 6। कितनी हैं? 6। कौन कौन सी? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसा। तो बात आती है कि सबसे पहले कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा कौन सी है? तो वो है तमिल। कब मिला था उसको दर्जा? 2004 में। ऐसे ही संस्कृत को 2005 में मिला था और 2008 में मिला था कन्नड़ और तेलुगु को, 2013 में मलयालम को और 2014 में उड़ीसा को। और ये सबसे नई शास्त्रीय भाषा है, सबसे नई शास्त्रीय भाषा है। नेक्स्ट है जो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजन के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? तो वो होता है 2 वर्षों का। कितने वर्षों का? 2 वर्षों का। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक्स के मध्य 2 वर्षों का संबंध होता है, मतलब अंतर होता है। जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे उनकी शुरुआत कब हुई थी? तो उनकी शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1896 में एथेंस में। कौन सी जगह? एथेंस में। और जो शीतकालीन ओलंपिक्स थे उनका आयोजन पहली बार, उनकी शुरुआत कब हुई थी? तो उनकी हुई थी शैमोनिक्स, फ्रांस, 1924 में। 2020 में जो हमारे टोक्यो में हुए थे ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, और 2024 में हुए थे पेरिस में। ऐसे ही 2 साल का मैंने बताया आपको अंतर रहता है। तो 2022 में हुए थे शीतकालीन और 2026 में इटली में हुए थे और ये बीजिंग में हुए थे 2022 में शीतकालीन ओलंपिक्स। नेक्स्ट है पहली बार युवा ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 2010 में। कहाँ? सिंगापुर में। कुछ लेखक हैं जिनकी हमें पुस्तकों के नाम याद रखने हैं, जैसे खुशवंत सिंह है तो उनकी एक बुक्स हैं जैसे ट्रुथ, लव एंड अ लिटिल मैलिस और ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ अ वुमेन, द सनसेट क्लब, डेली अ नोवेल और वी इंडियंस। ये किसकी? खुशवंत सिंह की पुस्तक हैं जो इनके द्वारा लिखी गई हैं। ऐसे ही चेतन भगत द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तक हैं जैसे 5 पॉइंट समवन। इस पे जो हमारी 3 इडियट मूवी बनी है वो इसी पुस्तक के आधार पर बनी है, 5 पॉइंट समवन पर। और 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ ये है काय पोचे। ये इस काय पोचे एक मूवी बनी है वो इसी द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ बुक के ऊपर बनी है। और जो काय पोचे मूवी है वो बहुत ही बढ़िया मूवी है, मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आपको देखनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की मूवी है ये। ऐसे ही अमृता प्रीतम की कुछ पुस्तकें जैसे रसीदी टिकट और कागज़ पे कैनवास, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनके लेखक आपको याद रखने हैं। ऐसे ही हॉकी खेल के दौरान किस उल्लंघन के बाद यदि किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखाया जाता है तो उसे कितने समय के लिए पिच से बाहर भेज दिया जाता है? तो उसे भेज दिया जाता है 5 मिनट के लिए बाहर भेज दिया जाता है। और पीला कार्ड किसको संकेत करता है? जो पीला कार्ड है वो मतलब और किसी खेल के दौरान उल्लंघन करता हुआ कोई खिलाड़ी पाया जाए तो उसके लिए पीला कार्ड दिखाया जाता है, यानी कि सस्पेंड करने के लिए। ऐसे ही रेड कार्ड होता है वो किस लिए दिखाया जाता है? तो वो दिखाया जाता है खेल से निलंबित करने के लिए। किससे? खेल से निलंबित करने के लिए हॉकी में। और ग्रीन कार्ड जो दिखाया जाता है वो चेतावनी देने के लिए दिखाया जाता है। और ब्लू कार्ड 10 मिनट के लिए बाहर करने के लिए, और ब्लैक कार्ड अयोग्यता को प्रदर्शित करने के लिए दिखाया जाता है हॉकी में। ऐसे ही भारत में कौन से डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें गांधीवाद का सिद्धांत है? तो आर्टिकल 40, 43, 43, 20, 46 और 47, 48 में गांधीवाद का सिद्धांत दिया हुआ है। अब बात आती है कि जो हमारा आर्टिकल 39 का डी है वो क्या कहता है? वो कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया था प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में कि जो समान कार्य होगा उसके लिए समान वेतन मिलेगा। और आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायत का गठन करना। 44 कहता है कि समान नागरिक संहिता का संरक्षण करना। और आर्टिकल 49 कहता है स्मारकों की रक्षा करना, स्मारकों की जो हमारी स्मारक हैं उनकी रक्षा करना। और आर्टिकल 50 इसी कहता है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। ये आर्टिकल 50 के बारे में दिया गया है। ऐसे ही नेक्स्ट है
भाग 12 है, वो भाग 4 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें हमारे आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्य 51A में बताए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य की समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे शारदा स्वर्ण सिंह समिति द्वारा बनाई गई थी मौलिक कर्तव्य समिति। और इसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें से सदस्य 12। और ये लागू कब हुई थी, 3 जनवरी 1977 को। और शामिल मौलिक कर्तव्य कितने हुए थे उस समय, तो उस समय हुए थे 10। और जो 11 अभी हमारे वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया, तो वो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था, जो क्या कहता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा मतलब प्रदान की जाए। ऐसे ही आर्टिकल 51 का ए से लेके के तक कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जो आपको याद रखने हैं, जिसमें आर्टिकल 51 का ए कहता है राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और संविधान का पालन करना। बी कहता है 51A का बी कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में उच्च आदर्श और संप्रभुता, अखंडता, एकता, सी के बारे में। और डी में देश सेवा का आह्वान पर। और ई कहता है धर्मों के बीच बंधुत्व को बढ़ाना। और एफ कहता है समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। क्या, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ऐसे ही बुद्ध स्तूपों की संरचना, जैसे हार्मिका में जो बुद्ध स्तूप होते हैं एक गुंबद आकार के होते हैं, ऐसे जो बुद्ध स्तूप बने होते हैं जो बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं, उसमें जो हार्मिका होता है उसे क्या कहते हैं, तो वो जो ऊपरी भाग होता है उसे हार्मिका कहते हैं। और अंडा होता है, अंडा किसे बोलते हैं बुद्ध स्तूपों में, तो गोलार्ध गुंबद को अंडा बोलते हैं। छत्र जो ऊपरी भाग होता है उसका गुंबद का, उसे छत्र कहते हैं। और बिहार जो कहते हैं उसे एक निवास स्थान कहते हैं बुद्ध स्तूपों में, जो बौद्ध भिक्षु का स्थान होता है, मतलब निवास स्थान होता है। और चैत्य प्रार्थना कक्ष बौद्ध भिक्षु का। और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है, तो केसरिया स्तूप है। कहाँ है, बिहार में। कौन सी जगह है, बिहार में। ऐसे ही गोपुरम, दक्षिण भारत के मंदिरों को प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। और गर्भगृह मुख्य देवता के स्थान को कहा जाता है। नेक्स्ट है जातक कथाएं। जातक कथाओं की संख्या कितनी है, तो वो है 549। और जो बुद्ध के जन्म से पूर्व की कहानियाँ हुआ करती थी उसे हम जातक कथाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, जातक कथाएं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में कौन सा स्तूप है, तो बरहूत स्तूप मध्य प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में जो यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में कौन सा स्तूप है, तो वो है रामभर स्तूप और धमेक स्तूप। और महात्मा बुद्ध का जो अंतिम संस्कार हुआ था वो रामभर स्तूप पर ही हुआ था। ऐसे ही मगध महाजनपद किन नदियों से घिरा हुआ है, तो मगध महाजनपद है वो हमारा गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ है। और गंगा के दक्षिण में है मगध महाजनपद। महाजनपद की संख्या कितनी बताई गई है, तो वो बताई गई है 16 अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र में। लेकिन पाणिनि ने इसे 22 बताया, 22 महाजनपद पाणिनि द्वारा बताए गए हैं। भगवती सूत्र किससे संबंध रखता है, तो वो जैन धर्म से। और अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। नेक्स्ट है मगध राजधानी। मगध की राजधानी पहले कौन कौन सी थी, तो पहले थी राजगृह, फिर गिरिवीरा जो पाटलिपुत्र रह चुकी हैं। और मगध राजधानी में 4 वंश रहे थे। 4 वंश कौन कौन से रहे थे, तो वो हमें ट्रिक याद रखनी है, HSNM। H फॉर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। इनके संस्थापक आपको याद रखने हैं। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार और शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग। ऐसे ही नंद वंश के महापद्म नंद और मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य। और इनके अंतिम शासक जो हर्यक वंश के अंतिम शासक रहे हैं वो नागदशक रहे हैं। और घनानंद रहे हैं नंद वंश के अंतिम संस्थापक। ऐसे ही हर्यक वंश है जो बिंबिसार जिसका संस्थापक था, उसका शासनकाल कब से कब तक था, उसका शासनकाल था 544 से 492 BC तक। और उसके बाद आया गद्दी पे अजातशत्रु, जिसे प्रथम पितृहत्ता कहा गया। इन्होंने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे। और उसके बाद आया उदयन को द्वितीय पितृहत्ता कहा गया। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी, इसलिए हम हर्यक वंश को पितृहत्ता वंश कहते हैं। भारत में सबसे लंबा शासक चला था बिंबिसार का। कितने साल का चला था, 544 से 492 BC तक चला था। लगभग ये 52 वर्ष का शासन रहा था। ऐसे ही घनानंद के समय ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था। किसके समय हुआ था, घनानंद के समय। नेक्स्ट है सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है, तो वो मानसरोवर झील तिब्बत से है। और इसका मुहाना अरब सागर में जाकर ये गिरती है। और इसकी सहायक नदियाँ हैं कुछ, जैसे रावी, चुनाब, झेलम, जास्कर और श्योक, गिलगित और हुंजा इसकी सहायक नदियाँ हैं।
और पंचनद किसे कहा जाता है, पंचनद कहा जाता है। किन नदियों से मिलकर पंचनद बना है, तो रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास, सतलुज से, और जो कि पंजाब में बहती हैं, इसीलिए 5 पंजाब का नाम पंजाब रखा गया क्योंकि यहाँ 5 नदियाँ बहती हैं। कौन कौन सी, रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास और सतलुज। ऐसे ही याद रखना है हमें। जो यमुना नदी है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई, यमुना नदी पहले ये बताएं किसकी सहायक नदी है, तो वो गंगा नदी की सहायक नदी है। और यमुना नदी की जो लंबाई है वो है 1376 किलोमीटर। और यमुना नदी के किनारे ही यूनेस्को स्थल बसा हुआ है। और दिल्ली जो मतलब सॉरी जो यमुना नदी है उसके किनारे के यूनेस्को स्थल कौन कौन से हैं, तो दिल्ली का लाल किला और ताजमहल और आगरा का लाल किला, ये यूनेस्को स्थल यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो बात आती है जो दिल्ली का लाल किला है वो यूनेस्को में कब शामिल हुआ, तो वो हुआ 2007 में। और ताजमहल 1983 और आगरा का लाल किला भी 1983 में ही शामिल हुआ था यूनेस्को में। ऐसे ही कुछ सहायक नदियाँ हैं यमुना नदी की, जैसे चंबल, हिंडन, टेम्स, बेतवा, कैन और सेंगर और रिंद नदी, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं, हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है घाघरा, कर्णाली की सहायक नदियाँ। घाघरा को हम कर्णाली नदी भी कहते हैं, तो इसकी सहायक नदियाँ हैं राप्ती नदी। बात आती है कि जो हमारा गोरखपुर शहर है उत्तर प्रदेश का, वो किस नदी के किनारे है, तो वो राप्ती नदी के किनारे है। ऐसे ही इसकी और अन्य सहायक नदियाँ हैं घोटी, गंडक, छोटी गंडक और शारदा, बूढ़ी गंगा, टीला, सेती और बेरी, इसकी सहायक नदियाँ हैं किसकी, घाघरा नदी की, जिसको हम कर्णाली नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट है गोदावरी की सहायक नदियाँ। तो गोदावरी की सहायक नदियाँ हमें याद रखनी है, जैसे पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्रवरा और मनेरा और प्राणहिता, मजीरा और पूर्णा। और जो गोदावरी है वो दूसरी सबसे लंबी नदी है किसकी, भारत की, जिसकी लंबाई कितनी है 1465 किलोमीटर। अगर ये दूसरी लंबी नदी है तो आपको बताना है कमेंट में कि पहली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। और ऐसे ही जो इनका गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वो त्र्यंबक पहाड़ी, नासिक से उद्गम स्थल है इसका। नेक्स्ट है भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो भीलांगना प्रमुख सहायक नदी है किसकी, भागीरथी नदी की। नेक्स्ट है 1956 में औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी किसके द्वारा लाई गई थी, तो वो लाई गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसके द्वारा कितनी अनुसूची में इसको बांटा गया था, तो इसको बांटा गया था 3 अनुसूची, अनुसूची ए, अनुसूची बी, अनुसूची सी। तो बात आती है कि अगर पूछा जाए कि अनुसूची ए के अंतर्गत कितने उद्योग आते हैं, तो अनुसूची ए के अंतर्गत 17 उद्योग आते हैं जो कि केंद्रीय सरकार के अधीन होती है। और बी के अंतर्गत 12 और सी के अंतर्गत जो ए और बी के अंतर्गत नहीं आते, मतलब जो ए और बी के अंतर्गत, ए और सी के जो उद्योग हैं वो ए और बी दोनों के अनुसूची सी के अंतर्गत आते हैं। और जो अनुसूची बी है वो राज्य सरकार के अधीन होती है। नेक्स्ट है भारत में वित्तीय वर्ष तो कब से कब तक होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है। और इसको किस आर्टिकल में बताया गया है, तो बताया गया है आर्टिकल 112 में, जिसे वित्तीय बजट कहते हैं। 1867 से पहले 1 मई 30 अप्रैल तक वित्तीय वर्ष रहता था। और आरबीआई 2021 तक, यानी कि 2021 तक 1 जुलाई 30 जून तक रहता था आरबीआई का वित्तीय बजट। ऐसे ही संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं, तो वो राजस्व के बराबर का व्यय होता है, उसको हम संतुलित बजट कहते हैं। ऐसे ही अधिशेष बजट यानी कि सरप्लस बजट, अगर एक्सपेंडिचर जो हमारा है वो रेवेन्यू से कम हो जाए तो वो हमारा अधिशेष बजट कहलाता है। और घाटे का बजट, यदि एक्सपेंडिचर हमारा रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाए तो वो घाटे का बजट कहलाता है। क्या कहलाता है, घाटे का बजट कहलाता है। ऐसे ही नेक्स्ट है किस देश ने सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट पेश किया था, तो वो क्या था, यूएस के द्वारा किया गया था 1970 में, पीटर पायर द्वारा पेश किया गया था। किसके, पीटर पायर द्वारा। जिसमें जो शून्य बजट होता है वो क्या होता है, जिसमें पिछले वर्ष का बजट का कोई जिक्र ना हुआ हो, उसे हम शून्य बजट कहते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम कब हुआ था, तो 1983 में शून्य बजट पेश हुआ था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। किसके, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। और पूर्णतः भारत में कब हुआ, तो 1986 में पेश हुआ था और जिसका प्रयोग 1987 में किया गया। और शून्य बजट पेश करने वाला पहला राज्य पूछा जाए तो कौन सा है, तो वो है महाराष्ट्र। कौन है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है
विवग्योर के किस रंग की प्रकाश ऊर्जा न्यूनतम होती है? तो वो होती है लाल रंग की। और लाल रंग की प्रकाश ऊर्जा सबसे कम होती है और इसमें एनर्जी भी कम होती है, लेकिन इसकी जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी आवृत्ति यानी कि तरंग दैर्घ्य, वो वेवलेंथ यानी कि फ्रिक्वेंसी कम होगी। इससे मतलब कम है, ये सिंबल है, इसका मतलब है कि ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है डाई 2.5 डायोप्टर की क्षमता वाले उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस जिसे हम कहते हैं कि फोकस दूरी क्या होगी? तो एक फॉर्मूला है F बराबर 1/, क्षमता। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.4 मीटर। नेक्स्ट है जो हमारा सोडा वाटर होता है या पेप्सी का है उसमें कौन सा एसिड होता है? उसमें कार्बनिक एसिड होता है। और जो मक्खन में ब्यूटेरिक एसिड, सरसों के तेल में यूरिक एसिड, नारियल लॉरिक एसिड, पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक, और अंगूर और इमली में टार्टरिक एसिड, सिरका में एसिटिक एसिड, सेब में मैलिक एसिड। और डंक वाली जो चीज़ें होती हैं जैसे पक्षी होते हैं डंक वाले, कीड़े मकोड़े यानी कि मधुमक्खी ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए, तो उनमें फॉर्मिक यानी मेथोनिक एसिड होता है, मेथोनिक एसिड होता है। नेक्स्ट है ऐसे ही खट्टी चीज़ों में साइट्रिक एसिड होता है। और पेट में जो हमारा पेट है जो खाने को पचाने में एसिड हेल्प करता है उसमें कौन सा एसिड होता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और घास में बेंजोइक एसिड, और वनस्पति तेल में लिनोलेनिक एसिड, और जैतून में ओलिक एसिड होता है। ऐसे ही कवक, जो कवक है हमारा फंगस, उससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखनी है, 40 साल पुरानी ट्रिक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो गंजा से याद रखना है, गंजापन होता है कवक से, दा से दमा, दा से दाद, और खाए मतलब खाज, और फ्रूट माने एलिफेंट फुट होता है। इससे जो पैर बहुत मोटा हो जाता है जिसमें, तो ये फंगस के होने वाले रोग हैं। ऐसे ही विषाणु जनित वायरल डिसीज़ कौन कौन सी हैं? तो वो हैं इसके लिए ट्रिक याद रखनी है, रेखा हमें हिट पीछे छोड़ गई, पीछे का मतलब पहुँचे और छोड़ गई, तो इससे रेखा, आर फॉर रेखा, रेबीज, और खा फॉर खसरा। ऐसे ही ये 12 वायरल डिसीज़ हैं जो कि विषाणु से होती हैं, वो याद रखनी है। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी कौन कौन सी डिसीज़ हैं, तो वो हैं रेबीज, खसरा, हर्पिस, और मेनिनजाइटिस मस्तिष्क के लिए होती है, ट्रोकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, और गलसोद, और इन्फ्लुएंजा, ये किससे होती हैं? वायरल डिसीज़ हैं जो कि विषाणु जनित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं राहुल सिंह। CBSE की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य कौन बने हैं? तो बनी है आशा लकड़ा। NCERT 1991 में जिसकी स्थापना हुई थी उसके प्रबंधक कौन बने हैं हाल ही में? तो बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो वो किया है अमेरिका ने। किसने किया है? अमेरिका में। और इसकी जो स्टार्टअप फंडिंग है वो है पहली रैंक पे आती है। इसकी स्टार्टअप फंडिंग कितनी कौन सी रैंक पे आई है? पहली रैंक पे आई है। और जो अमेरिका है उसमें BM यानी कि जो हमारे भीमराव अम्बेडकर हैं संविधान रचयिता, उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा मैरीलैंड USA में स्थापित है, भारत से बाहर। और युद्ध अभ्यास मेघालय में इंडिया वर्सेस अमेरिका के बीच हुआ है। जो हमारा युद्ध अभ्यास है वो कहाँ हो रहा है? मेघालय में, इंडिया और अमेरिका के बीच। और उमरोई वज्रप्रहार एक्सरसाइज भी हमने अमेरिका के साथ शुरू की है। करंट की क्वेश्चन है ये। जैसे अगला है हैदराबाद में किन किन चीज़ों का आयोजन हुआ है? तो विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का, कान्हा शांति वनम का, और दुनिया का सबसे बड़ा सर्वधर्म ध्यान केंद्र कहाँ बन रहा है? तो बन रहा है हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। नेक्स्ट है हाल ही में ECI ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? तो वो किया है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में कुछ अन्य योजनाएं भी चालू हुई हैं, जैसे मतदान बढ़ाने के लिए। और CM सुखविंदर सिंह सिक्कू यहाँ के CM हैं, और राज्यपाल शिव प्रताप सिंह हैं। बात आती है हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा में सीटें हैं वो कितनी हैं? वो हैं 68, और राज्यसभा में 3 है, और लोकसभा में कितनी हैं? 4 हैं। नेक्स्ट है जो इसकी स्कीम है वो क्या है? तो जो हिमाचल प्रदेश द्वारा स्कीमें चलाई गई हैं वो कौन कौन सी है? सरकार गांव के द्वार, अपना विद्यालय कार्यक्रम, ये इसके द्वारा चलाई गई स्कीम है। किसके?
हिमाचल प्रदेश के द्वारा। और नेक्स्ट है आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है कि किस राज्य में मतदान को 90% से अधिक करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया है। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है और हमने 40 सेट का फास्ट रिवीजन हम कर चुके हैं। और मेरी आपको यही सलाह है कि आपको पहले नवीन सर की नायक सीरीज़ की क्लास लेनी है, उसके बाद ये क्लास देखनी है, जिससे आपका फास्ट रिवीजन हो सके। और नोट्स आपको बनाने हैं तो इसी क्लास से बनाने हैं। मैंने सारे एक एक क्वेश्चन के एक एक नोट्स, एक एक क्वेश्चन इसमें नोट डाउन कर रखा है नवीन सर द्वारा। तो आगे की क्लास के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।